देशभक्त बेताल कथा। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया। पेड़ से शव को उतारा और कंधे पर डाल लिया। मौन स्मशान की ओर बढ़ता चला गया। तब शव के अंदर के बेताल ने उससे कहा, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हारा थकावन दूर करने के लिए सुमनस्पति नामक एक राजगुरु की कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। उसकी कहानी ध्यान से सुनो। बेताल सुमनस्पति की कहानी यूं सुनाने लगा। श्वेतद्वीप के शासक को लंबे अरसों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। राजदंपति उसे बड़े प्यार से पालने लगे। अपने 6वें साल के जन्मदिन पर बच्चा खेलने उद्यानवन में गया। फिर वह दिखाई ही नहीं पड़ा। सैनिकों ने बहुत ढूंढा पर कोई फायदा नहीं हुआ। श्वेतद्वीप का पड़ोसी राज्य था हरितद्वीप। बहुत ही लंबे अरसों से उन दोनों राज्यों में कट्टर शत्रुता थी। चूंकि दोनों राज्य समान रूप से बलवान और शक्तिशाली थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के देश पर आक्रमण करने की चेष्टा नहीं की। जब राजकुमार दिखाई नहीं पड़ा तो पहला राजा को संदेह हुआ हरद्वीप के राजा पर। इसके दूसरे ही दिन उस द्वीप का राजगुरु सुमनस्पति श्वेतद्वीप के समुद्री तट पर पकड़ा गया। इससे राजा का संदेह और दृढ़ हो गया। सुमनस्पति ज्ञानी और विवेकी था। उसने लौकिक विद्याओं में पर्याप्त ज्ञान पाया। यही नहीं, वह तांत्रिक शास्त्र में भी निष्णात था। पशु पक्षियों की भाषा तथा उनके व्यवहार से वह सुपरिचित था। हरितद्वीप के राजकुमार का राज्याभिषेक ठीक 6 महीने के बाद संपन्न होने वाला है। सुमनस्पति उस संबंध में निमंत्रण पत्रों को स्वयं देकर विविध राज्यों के राजाओं तथा प्रमुखों को बांटने निकला। उस समय उसकी नौका तूफान में फंस गई और श्वेतद्वीप के तट पर पहुंची। श्वेतद्वीप के राजा ने बंदी सुमनस्पति से विविध प्रश्न किए। उसके उत्तरों से वह समझ गया कि उसे उसके बेटे के अपहरण का समाचार मालूम नहीं है। फिर भी राजा ने उसे छोड़ नहीं दिया। चूंकि सुमनस्पति सकल विद्याओं में पारंगत था, इसलिए राजा ने अपने बेटे को ढूंढने और यह जानने का भार उसे सौंपा कि वह कहाँ हो सकता है। सुमनस्पति की समझ में नहीं आया कि राजकुमार कहाँ होगा और उसका कैसे पता लगाया जाए। उसे मालूम था कि अगर वह यह कार्य नहीं कर पाएगा तो शाश्वत रूप से इसी राज्य में उसे अस्वतंत्र होकर रहना पड़ेगा। किले के बुर्ज पर विचरित हुए उसी के बारे में वह सोचने लगा। तब उसने देखा कि बड़े आकार का एक गिद्ध समुद्र की तरफ से किले की ही ओर आ रहा है। सुमनस्पति ध्यान से उसे देखता रहा। अपनी तर्जनी को उठाकर हवा में घूमता रहा और उच्च गति में आधे मिनट तक सीटी बजाता रहा। गद्दी ने मानो बात समझ ली हो। किले के चारों ओर 4-5 बार घूमता रहा और वेग से उतरकर बाग के एक बरगद के पेड़ की शाखा पर आ बैठा। दूसरे ही क्षण पेड़ की टहनियों में बैठे पक्षी गण कलरव करने लगे। सुमनस्पति ने तृप्ति से अपना सर हिलाया, मानो बात उसकी समझ में आ गई। किले के बुर्ज से उतरकर वह बाग में आया। फौरन पक्षियों का कलरव बंद हो गया। बरगद पेड़ की एक टहनी पर मैना का एक घोंसला था। वह सुमनस्पति की ओर उड़कर आई और कलरव करती हुई वृक्ष के तने के पास की कोटर के समीप आ उतरी। वह वहां उतरकर किचकिच करने लगी। यह देखकर सुमनस्पति बहुत ही खुश हुआ और वह भी कोटर के पास आया। बाहर से वह कोटर छोटा दिख रहा था, पर असल में था बड़ा। एक आदमी पेट के बल रेंगता हुआ अंदर घुस सकता था, किंतु वृक्ष के अधिक भाग को वहां उपजे बेकार पौधों ने ढक दिया। सुमनस्पति पेड़ के कोटर में घुसा और कुछ फुटों तक अंदर गया। वह जाने पर उसने नीचे की जमीन पर देखा कि वहाँ 4-5 फुट की लंबी शहद की एक शीशी और उस पर तैरती हुई एक गेंद दिखाई पड़ी। राजकुमार जब बाग में खेल रहा था, तब वह गेंद पेड़ के कोटर में जा गिरी। उसको ढूंढता हुआ वह अंदर गया और शीशे पर चढ़ गया। वह अपने को संभाल नहीं पाया और अकस्मात वह शीशे में जा गिरा और डूब गया। सुमनस्पति ने यह विषादपूर्ण समाचार राजा को पहुंचाया। राजा ने राजकुमार को शीशे से बाहर निकलवाया। उस शीशे में हवा और रोशनी पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए राजकुमार के शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। राजा ने उसे राजोचित वस्त्र पहनवाए और बरगद के वृक्ष के समीप ही के पहरेदार की झोंपड़ी में सोने की पलंग मांगकर
उसे उस पर लिटाया। इसके बाद राजा ने सुमनस्पति से कहा, हम जो काम नहीं कर पाए उसे आपने बड़ी सुगमता से पूरा किया। आप बड़े ही शक्ति संपन्न पुरुष है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पुत्र प्राणहीन हो गया। अब उसमें प्राण फूंकने की शक्ति भी केवल आप ही रखते हैं। यह आप ही से संभव है। असंभव, कहता हुआ राजगुरु ने राजा को क्रोध भरी आंखों से देखा। फिर कहा, जीवन और मृत्यु मनुष्य के लिए सहज है। मृत्यु से मैं भी बच नहीं सकता। कोई भी चिरंजीवी नहीं रह सकता। मुझ में ऐसी शक्ति कहाँ है कि किसी और को जीवन दान हो। मैं तो जानता नहीं हूँ कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जब तक आप मेरे पुत्र को जीवन दान नहीं देंगे तब तक आप इस भाग से बाहर नहीं जा सकते। चारों ओर सैनिक तैनात है। आपने भागने की कोशिश की तो उसी झोंपड़ी में आपको भी कैद करके रखूंगा जहाँ मेरे मृत बेटे का शरीर रखा हुआ है। कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के अज्ञान तथा स्वार्थपूरित प्रवृत्ति पर चिंतित होता हुआ सुमनस्पति वहां पड़ी एक शिला पर बैठ गया। इतने में दो बंदर एक दूसरे का पीछा करते हुए उस बाग में आए। देखते देखते दोनों पेड़ की एक टहनी पर चढ़ बैठे। एक दो मिनटों के अंदर ही एक बंदर किचकिच की करुणा से भरी ध्वनि करता हुआ जमीन पर आ गिरा। टहनी पर जो काला सांप था उसे डस लिया और वह अचेत होकर नीचे आ गिरा। इतने में दूसरा बंदर नीचे उतरा और अचेत पड़े हुए उस बंदर के पास आ बैठा। उसकी परीक्षा की। फिर वह टहनियों से लिपटे उस काले सांप को क्रोध से देखता रहा। उसने जमीन पर जोर से अपने हाथ पटके और एक ही छलांग में वहां से कूदकर दौड़ पड़ा। गौर से यह सब कुछ देख रहा था सुमनस्पति। उसके होठों पर मुस्कान की एक रेखा खींच गई। वह शिला से उठकर इधर उधर टहलने लगा। 1 घंटे के अंदर जो बंदर दौड़कर गया था वापस आया। वह जमीन पर अचेत पड़े बंदर के पास आया। अब उसके हाथ में 5-6 फुट की एक जड़ी बूटी थी जिसका आकार भी सांप ही की तरह था। बंदर ने अचेत पड़े उस बंदर के सिर पर उसे रखा और सिर्फ 3 बार जोर से फूंका। बस अचेत बंदर ने आंखें खोली और अपने बदन को सहलाता हुआ उठ बैठा। लग रहा था मानो अभी अभी नींद से जगा हो। सुमनस्पति उस बंदरों के पास आया, चुटकी बजाई और हुंकार भरते हुए उनकी ओर देखता रहा। दोनों बंदरों ने एक दूसरे को देखा। कांपते हुए उन दोनों ने उस जड़ी बूटी को उसके हाथ में रख दिया। पलट पलट कर उसे देखते हुए वे वहां से चले गए। सुमनस्पति ने उस जड़ी बूटी को राजकुमार के सिर पर रखा। 3 बार जोर से फूंका। दूसरे ही क्षण राजकुमार जाग उठा। लगता था मानो अभी अभी नींद से जगा हो। सुमनस्पति ने पहरेदारों से बताया कि राजा को यह शुभ समाचार पहुंचाओ। इस समाचार को सुनते ही राजदंपतियों का खुशी का ठिकाना न रहा। बाग में आकर उन्होंने पुत्र को आलिंगन में लिया। राजा ने सुमनस्पति को अपार धन दिया और फिर बड़े वैभव से उसका आदर सत्कार किया। सुमनस्पति ने राजा से कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। कृपया शीघ्र ही मुझे अपना राज्य बेचने का प्रबंध कीजिए। अपनी पत्नी, संतान तथा बंधुजनों को देखने के लिए तड़प रहा हूँ। राजा ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, पर आपकी यात्रा इतनी जल्दी नहीं होगी। आप ही ने ढूंढ निकाला था राजकुमार कहाँ है। आप ही ने उसे प्राणदान भी दिया। आप ही को उसे विद्यायम सिखानी होगी। आप जो जो विद्यायम जानते हैं उन्हें राजकुमार को सिखाइए। फिर आपको आपके राज्य में भेजने का आवश्यक प्रबंध करूँगा। कहता हुआ सुमनस्पति के उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए वहाँ से चला गया। राजा की बातों से सुमनस्पति के मन को बड़ा धक्का लगा। उसे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई चारा भी दिखाई नहीं पड़ा। उसने राजकुमार को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे जो जो विद्याएं मालूम थी सिखाई। राजकुमार तीक्ष्ण बुद्धि का था, इसलिए उसने शीघ्र ही समस्त विद्याएं सीख ली। सुमनस्पति को जब विश्वास हो गया कि राजकुमार उसी की तरह विद्याओं में पारंगत हो गया है, तो उसने भरी सभा में उसकी परीक्षा ली। राजकुमार के बुद्धि कौशल पर सभी सभासद आश्चर्य में डूब गए। दूसरे ही दिन राजा ने सुमनस्पति की यात्रा के लिए एक नौका का प्रबंध किया। नौका को अमूल्य भेंटों से भर दिया। विदा करने अपने पिता के ही साथ आए हुए राजकुमार से सुमनस्पति ने कहा, तुम्हें एक मंत्र सिखाना मैं भूल ही गया जिसे मैं जानता हूँ।
मंत्र का जप करते हुए हथेली में पानी लो और मेरी हथेली में उस पानी को डालो। फिर तब तक अपना मुंह न खोलना जब तक मेरी नौका तुम्हारी आंखों से ओझल न हो। कहते हुए उसने उसके कान में एक मंत्र को उच्चारित किया। गुरु के कहे अनुसार ही राजकुमार ने किया। अंतपुर पहुंचने के बाद गुरु के बताए हुए मंत्र को पिता को बताने के उद्देश्य से राजकुमार ने अपना मुंह खोला, किंतु वह मंत्र उसे याद नहीं आया। यही नहीं, जो भी विद्याएं उसने अपने गुरु से सीखी सब भूल गया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर विक्रमार्क से कहा, मुझे लगता है कि राजकुमार सुमनस्पति ने बड़ी ही नीचता से व्यवहार किया। श्वेतद्वीप के राजकुमार को प्राणदान दिया और उसे समस्त विद्याएं सिखाई। उसी सुमनस्पति ने नए मंत्र को सिखाने का बहाना बनाकर उसे धोखा दिया, दगाबाजी की। उसने क्यों सिखाई हुई अपनी समस्त विद्याओं का उपसंहार किया? ऐसा मंत्र क्यों सिखलाया जिससे वह सब कुछ भूल जाए? क्या यह ईर्ष्या से कि कहीं वह उससे अधिक विद्या संपन्न होगा? नहीं तो क्या इस भय से कि भविष्य में उससे अपना अहित होगा? सुमनस्पति महाज्ञानी है। ऐसा नीच काम करके क्या उसने अपने ज्ञान व विवेक को कलंकित नहीं किया? मेरे इन संदेशों के उत्तर जानकर भी चुप रह गए तो तुम्हारा सिर टुकड़े में फट जाएगा। विक्रमार्क ने उत्तर में कहा, हरितद्वीप के राजगुरु सुमनस्पति के हृदय में श्वेतद्वीप के राजकुमार के लिए विशेष प्रेम के होने की कोई संभावना नहीं। राजा ने जबरदस्ती की, उस पर दबाव डाला। अपने को केवल मुक्त करने के उद्देश्य से ही उसने राजकुमार को विद्याएं सिखाई। शत्रुदेश के राजकुमार को विद्याएं सिखाना देशद्रोह है। मेरी दृष्टि में यही देशभक्ति है। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश नामक वलयों में परिधियों में व्यक्ति का वलय बहुत ही लघु है। देश व्यक्ति से महान है। देश के श्रेय को दृष्टि में रखते हुए सुमनस्पति ने जो काम किया वह न्याय संगत है। यह कहना अन्याय होगा कि उसने ऐसा करके अपने ज्ञान और विवेक को कलंकित किया। इस प्रकार बेताल राजा का मौन भंग करने से सफल हुआ। वह शव सहित अदृश्य हो गया।